चैप्टर 2 आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी इतिहास की ऐतिहासिक व्याख्या या एक आस्था एवं मान्यता के माध्यम से इतिहास का विश्लेषण है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए, स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए और तर्क वितर्क से उपजे सामान्यीकरण प्रदान किए जाने चाहिए। नवीन प्रमाणों के साथ या मौजूदा प्रमाणों की नवीन व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों एवं शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिनमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। व्यापक रूप से आधुनिक भारत के इतिहास के चार उपागम हैं: औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी एवं अधीनस्थ। हालांकि इतिहास लेखन के अन्य उपागम संप्रदायवादी, कैम्ब्रिज, उदारवादी एवं नव उदारवादी और नारीवादी भी हैं। औपनिवेशिक उपागम। औपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा ऐसे कार्यों को संदर्भित करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे। आज के अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दूसरे अर्थ के दृष्टिगत इतिहास लेखन किया है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में किया गया लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एवं औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबद्ध था। अतः ऐसे अधिकांश ऐतिहासिक लेखनों में पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों को प्रशंसा तथा व्यक्तियों को महिमा मंडल किया गया जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया था। जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ एवं अन्य द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागम के उचित उदाहरण है। इस प्रकार के वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमा मंडित किया गया है। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखनों को एक समान रूप से औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम एवं व्याख्यात्मक रूपरेखाएं विकसित हुईं। सारगर्भित रूप में औपनिवेशिक उपागम सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने और भारत पर ब्रिटिश शासन के वैधीकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने हेतु विचारधारात्मक प्रयास का एक भाग था। राष्ट्रवादी उपागम। राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम से सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ। यह भारतीयों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों को असत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया और धार्मिक, जातीय, भाषाई या वर्गीय भेदभाव के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग का वर्णन करता है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय या स्कूल मौजूद नहीं था। दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेलंग, जी.के. गोखले एवं डी.ई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना की गई। श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देहस्कर ने 1904 में बांग्ला में प्रकाशित अपनी पुस्तक
देशेर कथा के माध्यम से नौरोजी एवं रनाडे के विचारों को प्रचलित किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में केटी शाह, वीसी काले, सीएम वकील, डीआर गाडगिल, ज्ञानचंद, वीके.आर.वी. राव, वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पदचिह्नों का अनुसरण किया। राष्ट्रवादी उपागम ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को उचित स्थान दिया, लेकिन इस ओर उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जातियों और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्त आंदोलनों की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की भी उपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर उस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। मार्क्सवादी उपागम। भारत में मार्क्सवादी उपागम की शुरुआत दो बेहतरीन पुस्तकों रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे और ए.आर. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म से हुई। मूलतः इंग्लैंड स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन समूह लेफ्ट बुक क्लब के लिए लिखी इंडिया टुडे पहली बार 1940 में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई, जिसे 1947 में भारत में प्रकाशित किया गया। ए.आर. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पहली बार 1948 में प्रकाशित हुई। मार्क्सवाद ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्ति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी उपागम की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष एवं विरोध को स्पष्ट रूप से देखा। राष्ट्रवादियों ने समान व भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर विरोधों के प्रति भी पूरी तरह से सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ, विशेष रूप से रजनी पामदत्त, प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों तथा द्वितीय अंतर्विरोधों के उपचार को समन्वित करने में पूरी तरह असफल रहे और उन्होंने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष से संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी संचित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और उनके मुक्त एवं सर्ववर्गीय रूप की उपेक्षा की। ए.आर. देसाई ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को 5 चरणों में अनुरेखित किया, जहां प्रत्येक चरण एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग पर आधारित था, जिसने इसका समर्थन और स्थापना की। अधीनस्थ उपाश्रित उपागम। अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम शीर्षक ऐसे विवरणों की श्रृंखला है जिसे शुरू में रंजीत गुहा ने संपादकत्व में प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपागम की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई। इसने अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपागम ने स्पष्ट किया कि भारतीय इतिहास लेखन की सभी परंपराओं का झुकाव अभिजात वर्ग की तरफ है, अतः ये पक्षपाती हैं। अधीनस्थ उपाश्रित इतिहासकारों के दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मूलभूत विरोध एवं संघर्ष एक तरफ कुलीन भारतीय एवं विदेशी दोनों और दूसरी तरफ उपाश्रितों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीयों के बीच। वे विश्वस्त हैं कि भारतीय कभी भी एक साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे। इसके बावजूद वे मानते हैं कि दो भिन्न आंदोलन या धाराएं थीं, एक उपाश्रितों की वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी धारा और दूसरी कुलीनों की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धाराएं। कुलीन धाराएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक नेतृत्व में कुलीनों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष करने वाले झुंड में थोड़ा अधिक थी। हालांकि अधीनस्थ उपाश्रित संप्रदाय या स्कूल, जिसने शुरू में आम लोगों के दृष्टिगत इतिहास लेखन की वचनबद्धता दिखाई, लोगों की स्वयं की सचेतना पर आधारित था, लेकिन वह ऐसे नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया जो लोकप्रिय अवधारणाओं को
आधिकारिक प्रतिबिंबित कर सके। उसका नवीन लेखन निरंतर उन्हें पुराने कुलीन स्रोतों पर आधारित था। संप्रदायवादी उपागम। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति संप्रदायवादी इतिहासकारों ने भी स्वयं को मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्य पुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक पूरी तरह सीमित कर लिया। भारतीय संप्रदायवादी इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यीकरण को विशिष्ट इतिहासकारों और प्रशासकों के लेखन में ढूंढा जा सकता है। संप्रदायवादी स्कूल के मतानुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम स्थायी रूप से शत्रु समूहों में विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे, शत्रुतापूर्ण, विरोधात्मक एवं अविश्वासी थे। यह विचार न केवल इतिहासकारों के लेखन में प्रतिबिंबित हुआ, अपितु सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं के हाथों में आकर उसने अधिक उग्र एवं विषाक्त रूप ले लिया। इसके अलावा यह विचार प्रचारित किया गया कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। कैम्ब्रिज संप्रदाय स्कूल का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षैतिज एवं लंबवत भागों द्वारा चरितार्थ हुआ और स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटीय शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा भारतीय राजनीति का सीमांकन किया गया। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अधीन मूलतः विरोध साम्राज्यवाद और भारतीयों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष का परिणाम नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच के संघर्ष का फल था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, हालांकि उनके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्ति से प्रेरित थे। इस उपागम की कई इतिहासकारों एवं शोधार्थियों तथा विद्वानों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई कि यह तथ्यों को मानव व्यवहार से हटाकर देखता है और राष्ट्रवाद की पार्श्विक राजनीति के स्तर पर ले जाता है। उदारवादी एवं नव उदारवादी उपागम। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का पुनर्मूल्यांकन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ। कैन एवं हॉपकिंस, पैट्रिक ओ ब्रायन तथा डेविस एवं हटन बैंक ने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रभुत्व वर्ग के कुछ निष्ठापूर्ण विचारों एवं दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाना शुरू किया। इस उपागम के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों या बाजारों में पूंजी निवेश, भारत में रेल परिवहन की व्याख्या करना, ब्रिटेन में घरेलू निवेश को हतोत्साहित और नवीन औद्योगिक विकास का प्रभावित कर सकता था। नारीवादी उपागम। इतिहास लेखन में लगभग सभी प्रमुख प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपासित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्ज एवं योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। महिलाओं के योगदान में इतिहास लेखन का आरंभ 1970 के महिला आंदोलन से माना जा सकता है, जिसने भारत में महिलाओं के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ का आवेग प्रदान किया। लोतिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं सचेतन परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू हुई, क्योंकि नई नारीवादी बुद्धिजीवियों ने स्वयं को बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलनों में संलग्न किया। महिलाओं के प्रति लेखक B.R. नंदा द्वारा संपादित इंडियन वुमेन फ्रांस, पर्दा टू मॉडर्निटी जैसे कार्य के साथ शुरू हुए। औपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं को अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन और कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया में दर्शाया गया। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्जे से संबंध अन्य लेखकों में B.C. ला, वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, I.V. हार्नर, वुमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म
और A.S. अल्टेकर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रांस द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स टू द प्रोजेक्ट प्रमुख हैं।